जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है। तो ये चैप्टर हमें रिसोर्स और उसके विकास के बारे में बताना चाहता है। तो ज़रूरी ये है कि पहले हम ये समझ लें कि रिसोर्स हम कहते किसे हैं। तो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरतें क्या है और कैसे इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है कि ये हमारी ज़रूरतें क्या है। तो हमारी ज़रूरतें क्या है? हमारी बहुत सारी ज़रूरतें, लेकिन मुख्यतः 3 ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ये वो नेसेसिटी है, अगर हम इनको पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ज़रूरतें, जैसे आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, आप जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जिस फ़ोन का इस्तेमाल करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी क्या करिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करिए। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेंगे। अब से दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बात रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन इसमें 2 तरह के रिसोर्स हैं। एक वैसे रिसोर्स जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर और लैंड। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारी प्रकृति में जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले उन्हें निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे हम कैसे? तो इसके लिए हम ह्यूमन्स जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। मतलब हम प्रकृति में जाते हैं, ढूंढते हैं कि हमारी प्रकृति में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, इसे हमें निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए उपयोगी है, तो हम उन चीज़ों को निकालने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का यहाँ मतलब ये है कि हम अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और उनको मिट्टी हाथ से खोदने लगेंगे, तो नहीं। हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं, जैसे जेसीबी मशीन बनाते हैं मिट्टी खोदने के लिए। हम अलग अलग ड्रिलिंग मशीन बनाते हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के अंदर जाके हम उस रिसोर्सेज को निकाल सकें। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, क्यों? ताकि हम हमारे नेचर में जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको हम निकाल सकें। निकाल तो लिया, अब निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम उन्हें अलग अलग फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं जहाँ हम उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति में हमारे आयरन अवेलेबल है, बहुत सी मात्रा में क्या है, लोहा उपलब्ध है। तो हम लोहा को निकालने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मशीन्स बनाते हैं। जब वो मशीन्स बनकर तैयार हो जाते हैं और जब उन मशीनों के द्वारा हम उस रिसोर्स को निकाल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको अलग अलग फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं। और जहाँ उस फैक्ट्री में उस लोहे के द्वारा अलग अलग वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जैसे हमारे घर में जो गेट और खिड़की में जो लोहा लगते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। गाड़ियों में का जो बड़ा सा पार्ट होता है वो भी लोहा से बना होता है। इसके अलावा और भी तमाम सारी ज़रूरतों के लिए हम उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी रिसोर्स तभी कहलाएगा जब वो 3 शर्तों को पूरा करेगा। तो उसकी पहली शर्त क्या है कि उसे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब हमारे पास वो टेक्निक होना चाहिए, हमारे पास वो तकनीक होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकें, उस रिसोर्सेज को निकाल सकें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम उसको निकालेंगे कैसे? तो वो रिसोर्स रहते हुए भी हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास उतना पैसे होने चाहिए। हम टेक्नोलॉजीज़ को बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी अपने आप तो नहीं बन जाएगा, उस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे बहुत खर्च होगा, मशीन्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लेबर्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाने के लिए। अब बात यहाँ आती है कि जब हम नेचर के साथ जुड़े, हमने नेचर के जुड़ने के लिए हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने पैसे को खर्च किया। हमने मान लीजिए कोई रिसोर्स को बना लिया, कोई नए रिसोर्सेज का इन्वेंट कर लिया, लेकिन रिसोर्स तभी रिसोर्स बन पाएगा जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमारे द्वारा, हमारे समाज में रहने वाले हर लोगों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। अगर हमारे समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है तो वो चाह कर भी रिसोर्स नहीं कहला पाएगा। तो किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स कहलाने के लिए उसकी 3 बेसिक नेसेसिटी को उसको पूरा करना पड़ता है। पहला, कि उसे टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए कि हम उसे रिसोर्स बना सकें। दूसरा, उस रिसोर्स को बनाने के पीछे जितने भी पैसे हमें खर्च होने चाहिए वो भी हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरा, कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी या जिस भी रिसोर्स को हम बनाते हैं उसे समाज के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तभी हम उसे क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे, अदरवाइज हम उसे रिसोर्स नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स की क्या ज़रूरत है और कैसे हम इंसान उस रिसोर्सेज को निकालते हैं और हम खुद ही उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड, होम, क्लॉथ,
इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और अनगिनत चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप ये फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस फ़ोन को शूट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इस फ़ोन को मुझे सुनने के लिए इस्तेमाल करें, आप इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, आप बात करें, तो ये फ़ोन भी क्या है, आपके लिए एक रिसोर्स है। हम सब के लिए क्या है, एक रिसोर्स है। इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है, तो हम उस अंदर से कोयला निकालते हैं, हम अलग अलग थर्मल पावर का इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के पीछे भी क्या है कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रिसोर्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को बना भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स किसको कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने रिसोर्सेज को अलग अलग प्रकार में बांटा है, क्यों, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, हम उसकी यूटिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। हम इसीलिए हमने रिसोर्स को क्या किया, मुख्य 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उसकी उत्पत्ति के आधार पर कि वो उत्पत्ति कैसे है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उस आधार पर हमने क्या किया, रिसोर्सेज को बांट दिया। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है उसके लाइफ टाइम क्या है, क्या अगर हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा या हमें बार बार वो चीज़ें मिलते रहेंगे। तो रिसोर्सेज की क्या लाइफ है, उसके हिसाब से भी हमने क्या किया, रिसोर्सेज को बांटा है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हम जो रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मालिक कौन है, हम मालिक है या हमारा समाज मालिक है या हमारी सरकार मालिक है, तो उस हिसाब से भी हमने क्या किया, रिसोर्सेज का वर्गीकरण किया है। और अगला लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हमारे द्वारा जो रिसोर्स बनाए गए हैं वो कितने डेवलप है, उनका कितना विकास हो सका, तो इसके आधार पर भी हमने क्या किया, इन रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांटा है। तो मैंने पहले आपको रिसोर्सेज समझा दिया था कि रिसोर्स क्या होते हैं और कैसे उनकी ज़रूरत हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने में करती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि रिसोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट बना दिया था जिसमें मैंने आपको वो चारों समझा दिया था एक साथ। अब हम अलग अलग करके उनको एक एक करके समझेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेज को मुख्यतः 2 भाग में कहते हैं, एक को कहते हैं हम बायोटिक और दूसरे को कहते हैं हम एबायोटिक। तो पहले समझते हैं बायोटिक। तो हर वो चीज़ जिसमें जान है, हर वो चीज़ जो जीवित है, उस हर वो चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोटिक। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस क्या है, लिविंग थिंग है, तो हम किस में आ जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज में। हमारे जानवर वो भी किस में आएंगे, बायोटिक में। प्लांट्स ये भी किस में आ जाएंगे, बायोटिक। मतलब जिसमें जान है वो सारे किस में आते हैं, बायोटिक में। और वे जिनमें प्राण नहीं है, मतलब जिनमें जान नहीं है, उन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो हम उन्हें रखते हैं एबायोटिक में। तो एबायोटिक आर रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर, लैंड, मिनरल्स, इसके अलावा मेटल, ये सारे भी किसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन एबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है लाइफ, उसमें कितनी जान है। तो इसके आधार पे हम रिसोर्सेज को मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रीन्यू मतलब एक बार जाएगा और फिर चला आएगा। लेकिन वही नॉन रिन्यूएबल, एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसको बनने में करोड़ों साल लगेंगे और तब तक शायद आप और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पहले समझते हैं रिन्यूएबल। तो रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड क्विकली, तो वैसा रिसोर्स जो आसानी से हमें दोबारा जल्दी से उपलब्ध हो जाता है उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी। मान लीजिए पानी खत्म हो गया, फिर अगले बार बरसात का मौसम आएगा और फिर हमारे पास पानी आ जाएगा। दिन होती है, फिर रात होती है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है। तो मतलब हमारे पास सूरज की रोशनी 12 घंटे के लिए जाती है और फिर से 12 घंटे के बाद चल के आ जाती है। तो ये किस रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, वैसे रिसोर्स जो हमें जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक आप और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम, इसका दूसरा नाम है कंटिन्यूअस एनर्जी। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि ये लगातार हमें मिलते रहता है। कुछ समय के लिए हमसे अगर ये छूट भी गया तो ये दोबारा हमें जल्दी से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें दूसरा नाम क्या दिया, कंटिन्यूअस। वहीं दूसरी तरफ इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कंटिन्यूअस, मतलब ये हमें लगातार प्राप्त नहीं होगा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने रिसोर्सेज के 3 टाइप देख लिए थे। अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमारे रिसोर्स कितने ज़्यादा विकसित हैं। तो हमने रिसोर्सेज के उसके विकसित होने के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व। तो पहले समझते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज।
द रिसोर्सेज विच हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल आवर नीड। तो वैसे रिसोर्स जिनमें ये क्षमता है कि वो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बट दे आर नॉट यूटिलाइज, पर हम उनका उपयोग नहीं कर पाते टू इट्स फुलेस्ट। जितना हमें उनका प्रयोग करना चाहिए उतना हम उनका उपयोग कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर नॉट टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है कि हम उसका 100% इस्तेमाल कर सकें। टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उनका बस 10 और 20% या 50% तक ही इस्तेमाल कर पाते हैं, उनका 100% हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। फिर से वैसे रिसोर्स जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर और एनर्जी और विंड एनर्जी में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम इनका उपयोग करने लगे तो हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन पर निर्भरता कम हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स, विकसित रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर रेडी टू यूज़। वैसे रिसोर्सेज जो उपयोग के लिए तैयार है, एंड देयर यूटिलाइजेशन हैव बीन स्टार्टेड, और उनका उपयोग करना हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है आफ्टर नोइंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब वो कितनी मात्रा में है और उनकी क्या क्षमता है उसके आधार पे हमने उन रिसोर्सेज को ऑलरेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वैसे रिसोर्सेज को हम कौन सा रिसोर्स कहते हैं? डेवलप रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम लोगों ने क्या किया? कोल और पेट्रोलियम को पहले जाना कि वो कितने क्वांटिटी में कहीं अवेलेबल है और उसकी क्या ज़रूरत है और वो कैसे हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हमने उसके हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया और अभी हम उन रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये अभी रिसोर्स जो है इनका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है स्टॉक। रिसोर्सेज आर प्रेजेंट बट द टेक्नोलॉजी इज नॉट एट डेवलप। तो रिसोर्स तो हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन अभी तक हमने उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उन टेक्नोलॉजीज़ को बना ही नहीं पाए कि ताकि उनका हम उपयोग कर सके। तो ये जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी स्टॉक्स में है, मतलब इनका हम उपयोग अभी शुरू भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हम सब जानते हैं कि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिल पाता है। हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हाइड्रोजन है और ऑलरेडी ऑक्सीजन है, लेकिन हम चाह कर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वैसे रिसोर्सेज को हम कहाँ रखते हैं? तो वैसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक्स के अंदर रखते हैं। अगला है रिजर्व स्टॉक। रिजर्व मतलब बचा के रखना। द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। वो रिसोर्सेज जिनका हम उपयोग कर सकते हैं विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब अभी जो हमारे पास जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके हम इन रिसोर्सेज को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है? इन रिसोर्सेज को बचा के रखा है। क्यों? ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बाल बच्चे आएंगे, उनको हम क्या कर सके, उनके लिए भी हम कुछ रिसोर्स छोड़ के जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है? उन रिसोर्सेज को बचा कर रखा है। तो वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा लोगों ने भी क्या किया होगा? आपके लिए हर महीने वो कुछ पैसे जमा करके रखते हैं ताकि क्या करें, जब उनको आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको उन पैसे को देंगे। तो वो क्या करें? पैसे को बचा के रखें। क्यों? ताकि वो आने वाले समय में आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसी तरीके हम लोग भी क्या करते हैं? रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं ताकि जब हमारा फ्यूचर जनरेशन आए तो उसके लिए क्या रह सके? कुछ रिसोर्सेज रह सके। ऐसा नहीं कि हम सारा काम ही खत्म कर दें और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो वैसे रिसोर्स को हम कौन सा रिसोर्स करते हैं? रिजर्व रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द डैम। हम लोगों ने क्या किया? पानी को बचाने के लिए डैम बनाया और उस डैम का इस्तेमाल हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि पूरा पानी को हम बर्बाद कर देते, नहीं, हम क्या करें? डैम बनाकर पानी को रोक रहे ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी की किल्लत ना हो। अगला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं उसी तरीके से मिनरल। ऐसा नहीं कि सारा मिनरल्स हम ही लोग निकाल लें और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस आधार पे हमने क्या किया? रिसोर्सेज को बांट लिया। तो रिसोर्सेज हमने ये तो 2 टॉपिक खत्म कर लिया। पहला रिसोर्स किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले ये समझते हैं प्लानिंग किसे कहते हैं। तो प्लानिंग मतलब क्या हुआ? हम किस तरीके से किस काम को करेंगे उसे हम कहते हैं प्लानिंग। तो रिसोर्सेज को भी हम किस तरह से प्लान करेंगे ताकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसको समझने का सबसे एक अच्छा तरीका है, पहले हम कोई भी स्टूडेंट है तो कोई भी स्टूडेंट पहले क्या करता है? आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे तो आपने सबसे पहले क्या पता किया होगा कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या पता करते हैं कि सिलेबस क्या, हमें
क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को पता करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का जुगाड़ करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए क्या जुगाड़ है, पेन, बुक्स, यही सब हमारे जुगाड़। तो आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी को ढूंढा, उसके लिए आपने पेन, बुक्स, जो अलग अलग बुक्स को खरीदा, ये सारे काम किए। उसके बाद हम लोग क्या किया, प्लान्स बनाए कि हम किस दिन क्या पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे और किस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा टाइम देना, ये देना, ये इसने आपने क्या किया, प्लानिंग बनाया। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो गई, उसके बाद आपने क्या किया, मैच किया कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से जब भी हम किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, उसके पहले हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स कहाँ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वे करना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि रिसोर्स जो है वो हमारी धरती पे कहाँ छुपा हुआ है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्स करेंगे। रिसोर्स के बाद मैपिंग करेंगे, मतलब वो कितने दूर के इलाका में फैला हुआ है। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि वो कितने दूर के इलाका में, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी, क्या वो जो रिसोर्स हम निकालने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि क्वालिटी अच्छी है, अगर पता चलेगी अच्छी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को पता करेंगे, वो कितनी ज़्यादा मात्रा में है। अगर मैपिंग करने के बाद हमें उसकी क्वालिटी अच्छी लगी और उसकी मात्रा अच्छी लगी, तभी हम जाके अगला प्रोसीड करेंगे, मतलब तभी हम जाके उस रिसोर्स को निकालने के बारे में सोचेंगे। अगर पता चल गया ठीक है, सब कुछ सारा कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे, अब रिसोर्स को निकालने। तो रिसोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग्स बनाएंगे कि हम पहले कैसे करके रिसोर्स को निकालेंगे। पहले हमें जंगल को काटना पड़ेगा, उसके बाद हमें अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अलग अलग मशीन्स को हम लाएंगे, जेसीबी मशीन्स को बुलाएंगे, कहीं से अलग अलग चीज़ों को जुगाड़ करेंगे, तब जाके हम उसको खोद के निकालेंगे। तो इसके लिए हमें दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ढूंढना पड़ेगा, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं। अगर नहीं रहा, हमारे पास रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर हम रिसोर्स को निकाल ही नहीं पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि जैसे ही आप सारी क्वालिटी और क्वांटिटी को समझ ले, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है कि हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं। अगला, जैसे ही हमारे पास अगर वो टेक्नोलॉजी भी मिल गया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो रिसोर्स निकालने जा रहे हैं, क्या वो रिसोर्स जो है वो हमारी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और हमारा जो नेशनल जो मुद्दा है, मतलब क्या हमारे वो रिसोर्स जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में कुछ योगदान कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता होगा तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम सीधे क्या करेंगे, उस रिसोर्स को निकालेंगे और उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन अगर ये रिसोर्स जो है वो खरे नहीं उतर पाए, हमने ये सारी चीज़ कर लिया लेकिन वो हमारी देश की ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा, तो चाह कर भी हम रिसोर्स को नहीं निकालेंगे। हम लोगों ने प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ लिया था। अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का विकास। देखिए, ये जो रिसोर्सेज है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी जो हो जाएगी वो बहुत कष्टदायक हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज का क्या करें, अच्छे से डेवलपमेंट करें और इस डेवलपमेंट के थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से अच्छा बना सकें। इसलिए ज़रूरी है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। इसमें पहला पॉइंट आता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्यों ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को डेवलप करें, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है कि जितना मन चाहे हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। अगला पॉइंट है, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो रिसोर्सेज है ये हमारी धरती पे कहीं कहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। अगर पूरे पृथ्वी पे पाए जाते तो सारे देशों के पास ये सारी चीज़ें होती, लेकिन नहीं, कहीं कहीं इनकी मात्रा ज़्यादा है और कहीं कहीं इनकी मात्रा कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में क्या है, पानी की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज है। लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान को देखें तो वहाँ क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें। अगला है टू प्रिवेंट वेस्टेज। हमें हर हालत में इसके वेस्टेज को रोकना है। हमें किसी भी प्रकार का रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर रिसोर्स का अपना महत्व है। अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगला है, रिसोर्सेज जो है वो बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन है, मतलब ये हमारी ज़िंदगी में अब बेसिक हो गया। अगर आपको कोई आज बोले कि आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहिए तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। आपको कोई बोले आप बिना फ़ोन के रहिए, बिना इंटरनेट के रहिए, तो ये आप क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगी और ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी मिनरल्स रिसोर्सेज है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, बचा कर रखें। अगला है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कोई भी रिसोर्स तब कोई भी कंट्री कब डेवलप करेगा, जब उसके पास रिसोर्सेज की अधिकता होगी। अगर उस देश के पास रिसोर्स नहीं होगा तो वो कैसे इस्तेमाल कर पाएगा, कर नहीं पाएगा। इससे ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकसित हो, आप विकसित हो और ये दुनिया भी विकसित हो, तो ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए। क्योंकि यही रिसोर्सेज की मदद से हम अपने GDP को, हम अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं।
अगला है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो बाहर से आने वाले लोग हमारे देश में जो पूंजी निवेश करते हैं उससे है। आपके देश में कोई क्यों आएगा? जब आपके पास कुछ रहेगा। तो रहने के मतलब में क्या है? तो हमारे पास दो होना चाहिए, या तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए या नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक भी है तो हम उनको अपने पास अट्रैक्ट कर पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास रिसोर्सेज हो। रिसोर्सेज का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज है। आप किसी को लेबर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? कोई इंसान, कोई भी आदमी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि वो फैक्ट्री जो चले वो रॉ मटेरियल के द्वारा चले। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी अट्रैक्ट होगा जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। अगला है टू मेक लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। सब जानता है कि रिसोर्स जो है वो हमारी ज़िंदगी को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्सेज का क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया कि हम इंसानों ने इसे एक फ्री ऑफ गिफ्ट समझ लिया। हमने इनका इतना ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया कि जिसके कारण आज धरती पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। तो अब ये समझते हैं कि इन रिसोर्सेज के कारण कैसे कैसे हमारे पृथ्वी पे क्या होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। तो सबसे पहला काम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। हम इंसानों ने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा इनको उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जितना मर्जी चाह रहे हैं हम उसको निकाल के खपत किए जा रहे हैं, ज़रूरत रहे चाहे ना रहे। जैसे आज के समय में हमें कहीं थोड़ी दूर भी जाना होता है तो तुरंत बाइक निकालते हैं, चाहे तुरंत कार निकाल के जाते हैं। तो ये हम क्या करें, हम उसका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हर रिसोर्स की ज़रूरत ठीक है, रिसोर्स हमारी ज़रूरतों के लिए बना, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम रिसोर्सेज को बेमतलब से इस्तेमाल करते रहे। जिसके कारण क्या होता है कि आज हमारी गाड़ियों से निकलने वाले ईंधन और फ्यूल के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गया, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जानवरों की संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है, फॉरेस्ट की संख्या घटते जा रही है। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन का ही नतीजा है। इसके अलावा इसने हमारी सोसाइटी को दो भाग में बांट दिया। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लेते हैं, और गरीबों के पास रिसोर्सेज कमी हो जाती है, जिसके कारण चाह कर भी उन गरीबों का विकास नहीं हो पाता, और अमीर दिन पर दिन अमीर होते चले जाते हैं और गरीब दिन पर दिन गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या हुआ कि हमारी जो सोसाइटी थी वो मिली दो भाग में बट गई, रिच और पुअर। अगला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा हम पृथ्वी से क्या करेंगे, रिसोर्स को निकालेंगे, दिन पर दिन उनकी क्या हो जाएगी, मात्रा घटते चली जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में वो रिसोर्स बचे ही ना। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, आज पानी का जो लेवल है वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे चला जाए कि हम उसको निकाल भी ना पाए। तो अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जब भी हम कोई रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ कचरा पैदा ज़रूर होता है, लेकिन ये कचरा आज भी के समय में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक है। जब ये कचरा दिन पर दिन बढ़ते जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, इन रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, ना कि अपनी भूख को मिटाने के लिए। अगला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स बचे ही ना, और जब उनके रिसोर्स नहीं बचेगा तो उनकी लाइफ कितनी टफ हो जाएगी, ये बात हमें सोचना चाहिए। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज देख लिया था, तो अब देखते हैं कि क्या हम करेंगे जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज बच सके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका सबसे पहला अच्छा उपाय है 3R। 3R स्टैंड्स फॉर रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, हमें ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम फिर से इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो अगर हम मान लीजिए हमें गोल्ड वो पहनने का मन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को फिर से बेल्ट करके हम फिर से उसे एक नया शेप देकर हम फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिसाइकिल। हमें सिंगल यूज़ चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, हमें मल्टीपल यूज़ चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, इसी हम कहते हैं रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब हमें उसकी मात्रा को कम कर देना चाहिए, जितना हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेस्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। और तीसरा है रीयूज़। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कुछ खरीद के मार्केट से ले आते हैं जिसमें हमें डिब्बा मिलता है, उस डिब्बा को हम लोग कभी किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्या करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कम से कम रिसोर्सेज को क्या हो सके, हानि पहुँच सके। अगला है मोर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हमें कम से कम क्या करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और रिन्यूएबल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर और विंड एनर्जी पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए उसके कोल के जगह। अगर हम कोल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें जल्दी से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो वो क्या होंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होंगे, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे और हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे।
अगला है स्टॉप ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब हम जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, हमने अपनी जो भूख मिटाने के लिए जो रिसोर्सेज का बेतहासा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो गलत चीज़ है। बल्कि हमें उसे क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बने हैं और हमें ही इनका इस्तेमाल करना है, तो हमें इनका इस्तेमाल अपनी बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, ना कि तरीके से। अगला है यूज़ ऑफ एनर्जी एज सेव एप्लीकेशन। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं। जैसे आजकल बॉल आ चुके हैं, बहुत सारे LED बल्ब आ चुके हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तब भी आप उनका इस्तेमाल करके 2 से 3 घंटे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पा सकते हैं। तो वैसे चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और लेटर उनका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला है द वेस्टेज ऑफ वन एनर्जी कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनने के बाद बहुत सारे जो उनके कचड़े बन जाते हैं, वो कभी कभी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम कर जाते हैं, जिससे उनके लिए कच्चा माल का इस्तेमाल। जैसे शुगर इंडस्ट्री से निकलता है बगास उसको कहते हैं, जब आप गन्ना का जूस जब निकाल लेते हैं तो उसके जो छिलके बचते हैं रेशेदार, वो जो छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेपर इंडस्ट्री में। उसी गन्ने के जो रेशेदार होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल कहाँ कर दिए, पेपर इंडस्ट्री। तो हुआ क्या, गन्ने इंडस्ट्री जो उस बगास को फेंक देती, उसी इंडस्ट्री के वेस्ट को हमने क्या किया, दूसरे इंडस्ट्री के एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्या होगा, इससे 2 फायदे हो गए, वेस्टेज भी कम होगा और वो हमारे लिए उपयोगी भी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए। अगला है अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाना चाहिए। अब पहले समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो ये समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम जो अभी अपनी ज़रूरतों के लिए जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उन्हें इतना भी इस्तेमाल नहीं कर लेना कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना बचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज की ज़रूरतों को देखते हुए और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को देखते हुए हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कम से कम कर सकें, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स छोड़ के जा सके। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि कैसे इसका जन्म हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो था वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात जो थी वो 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही पहली बार दुनिया में क्या किया था कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, बचाना है। 1968 में किसने कहा था, क्लब ऑफ रोम में। अगला है 1971 में स्मूचर की एक बुक आई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें भी उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी। अगला था ब्रुटलैंड कमीशंस रिपोर्ट जो 1987 में आया था। इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और वहीं से इस शब्द को लेकर हम लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो शब्द था वो किस कमेटी ने इस्तेमाल किया था, ब्रुटलैंड कमीशंस रिपोर्ट 1987 में। और इसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, उसी को एक पुस्तक में बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट को छाप दिया गया था, जिस पुस्तक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। अगला है इसके बाद अर्थ समिट एट रियो दी जेनेरियो। अर्थ समिट एक दुनिया में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग का नाम था अर्थ समिट। वो कहाँ हुई थी, रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, वहीं पे हुआ था। अगला जो G21 सम्मेलन है वो भी रियो दी जेनेरियो में होने जा रहा है, जो ब्राज़ील में है, जो एक साउथ अमेरिका का एक देश है, वहीं होने जा रहा है। कब हुआ था, 1992 में। और वहीं पर एजेंडा 21 को भी अपनाया गया था। अब समझते हैं एजेंडा 21 क्या है। अर्थ समिट 1992, ये जो अर्थ समिट हुआ था वो 3 से 14 जून 1992 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अगला है इस मीटिंग का नाम क्या दिया गया था, इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये जो मीटिंग हुआ था इस मीटिंग का नाम दिया गया था इंटरनेशनल अर्थ सर्विस। इस मीटिंग का पर्पस क्या था, तो इस मीटिंग का पर्पस था टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब अभी जो हमारे प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको बचाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, इसी मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई थी। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। और हमने एक एजेंडा अपनाया था कि हम बाई 2000 मतलब 2000 के पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले जो सेंचुरीज़ है उसमें हमारे रिसोर्सेज रह सके और आने वाले फ्यूचर जनरेशन उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हम इस एजेंडा को क्या कहते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 सिर्फ इन्वायरमेंट को ही ना, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, इसके अलावा बीमारी, इसके अलावा म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अलावा ये गरीबी के ऊपर भी बात करता है कि हम क्या करें जिससे हमारे दुनिया की गरीबी क्या हो सके, कम हो सके और लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। इसके अलावा आजकल बीमारियां बहुत फैलती है, जैसे कोरोना का ही देख लीजिए, कहाँ कोरोना हुआ, पूरे दुनिया बंद हो गई। तो इन सब चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल नीड्स, हम एक देश, कोई भी देश अपने आप में पूरी तरीके से संपन्न नहीं है, हर देश को दूसरी देश की ज़रूरत है और ये हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर देश के साथ अच्छा बनाकर रहना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपकी ज़रूरत और हमारी ज़रूरत, दोनों देशों की ज़रूरत क्या हो सके, पूरी हो सके। और हमें क्या करना चाहिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और अगला हमारा फ़ायदा उठा रहे, तो नहीं। इन सब बातों के बारे में एजेंडा 21 में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। और उसी समय हम लोगों ने एजेंडा 21 को भी क्या किया था, साइन किया था। और सारे देशों ने ये वादा किया था कि वो सारे जो देश है वो अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो विधियां हैं उसको अपनाएंगे और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और पूरे देश को एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करेंगे।